नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एडल्ट एजुकेशन या प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठन या वॉलंटरी एजेंसीज या जिन्हें गैर सरकारी संगठन या एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, वे क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वॉलंटरी एजेंसीज या स्वैच्छिक संगठन जिन्हें एनजीओ या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, वे स्वैच्छिक संगठन हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, औपचारिक होते हैं तथा स्वयं से संचालित होते हैं। इनके कुछ नियम कानून होते हैं जो इनके सदस्य स्वयं से बनाते हैं। ये सरकारी नियमों का पालन नहीं करते, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं पालन करते, ये अपने नियम खुद बनाते हैं। ऐसे संगठन कल्याणकारी एवं विकासात्मक होते हैं जो व्यक्तियों के, जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और उनके विकास में अपना सहयोग देते हैं। ऐसे संगठनों के कुछ अपने आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति गैर सरकारी संगठन की स्थापना कर सकता है। उसके लिए भारत में कुछ नियम हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत आप अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, जिसके लिए आपको पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के अंतर्गत जैसे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत कई जो है कानून हैं जिसके अंतर्गत आप जो है रजिस्ट्रेशन करा के अपना संगठन चला सकते हैं। इन्हें स्वैच्छिक संगठन, अलाभकारी संगठन, परोपकारी संगठन, परमार्थ संगठन, नगर समाज संगठन, कई नामों से जाना जाता है। तो ऐसे आप जो है एक सोसाइटी बना के उसका रजिस्ट्रेशन करा के अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं, समाज सेवा का कार्य आरंभ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ डिफिनीशन है, जैसे लॉर्ड मेमोरीज कहते हैं कि ठीक से कहें तो स्वयंसेवी संगठन ऐसे संगठन होते हैं जिसका कार्य आरंभ और संचालन इनके सदस्यों द्वारा किया जाता है, चाहे उसके कार्यकर्ता को वेतन दिया जाता हो या नहीं। तो जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई काम करना चाहता है तो वो वेतन की उम्मीद नहीं करता, समाज सेवा के कार्य में वो अपना योगदान दे सकता है। विश्व बैंक कहता है कि ऐसे सभी समूह एवं संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यक्रमों का संचालन स्वयं करते हैं एवं जिनका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त न होकर सामुदायिक परोपकार होता है, गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई, समाज का विकास होता है, लाभ प्राप्त करना नहीं होता। अब इसके कुछ अर्थ हैं, जैसे गैर सरकारी संगठनों को अलाभकारी, स्वयंसेवी प्रदाता, विकासोन्मुखी संगठन जो अपने सदस्यों या कार्य क्षेत्र की जनता के लिए स्वयंसेवी स्वरूप में सेवा प्रदाता का कार्य अलाभकारी दृष्टिकोण से करता है, गैर सरकारी संगठन कहलाता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, जनता की सेवा करना होता है। यह कुछ लोगों का ऐसा संगठन है जो मूलभूत सामाजिक सिद्धांतों पर विश्वास करता है और समुदाय के विकास के लिए गतिविधियों का निर्धारण करता है। तो जिस प्रकार का समुदाय रहता है, जिस प्रकार की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार से ये अपने कार्यों का विभाजन करता है। यह लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रतापूर्वक अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। तो जो बाहरी नियंत्रण है, समाज के नियम कानून है या सरकार के नियम कानून है, उनको बिना जो है फॉलो किए हुए अपने कार्य को ये करता है। यह लोगों का ऐसा स्वतंत्र प्रजातांत्रिक समूह जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करता है। तो जो व्यक्ति पिछड़ गए हैं, समाज में निचले पायदान पे हैं, उनके लिए गैर सरकारी संगठन कार्य करता है। ऐसा संगठन जो राजनीतिक दलों से संबद्धता न रखते हुए समुदाय के विकास के कल्याण एवं सेवा का कार्य करते हैं। तो ये संगठन जो होते हैं, ये सरकारी जो क्रियाकलाप है उनसे दूर रहते हैं, जो राजनीतिक दल हैं उनसे दूर रहते हैं। ये केवल और केवल विकास के कार्यों में, जनता के विकास के कार्यों में अपना सहयोग देते हैं।
सामान्य जन समुदाय को बिना किसी स्वार्थ लाभ के सेवा प्रदान करने वाले प्रजातांत्रिक एवं अपेक्षाकृत सरल समूह को गैर सरकारी संगठन कहते हैं। तो ये लाभ नहीं प्राप्त करते, एक सरल तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपना कार्य करते हैं। ऐसी संस्थाएं जो समुदाय और व्यक्तियों के बीच बदलाव की पहल और विशिष्ट मुद्दों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के जरिए कार्य करती हैं, स्वयंसेवी संस्था या गैर सरकारी संगठन कहलाती हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों से जुड़ी रहती हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए ये कार्य करते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं एनजीओ की, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, एक एक करके देखें तो पहला यह है कि लाभ न मिलने वाले समूहों को सामाजिक न्याय दिला सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो समाज में नीचे हैं, दबे कुचले हैं और उनको अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का और समस्याओं के समाधान का पता नहीं रहता, ऐसी स्थिति में ये एनजीओ उनकी मदद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं को में प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सामाजिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी सेवा ये करते हैं। सरकारी लोगों की अपेक्षा ये संगठन लोगों से अधिक नजदीक रहते हैं। तो जो सरकारी जो कार्यालय हैं, कर्मचारी हैं, उनसे ये थोड़ा दूर ही रहते हैं और अपना कार्य जमीनी स्तर पे करते हैं। ग्रामीण गरीबों को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए संगठित कर सकते हैं। तो ये जागरूकता का एक तरीके से काम करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की प्रक्रियाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं और लोगों को उसका ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये एनजीओ लोगों के पास जाते हैं और सरकार की योजनाओं को बताते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की जो योजनाएं चल रही हैं, आप उनसे कैसे लाभ ले सकते हैं सरकार के द्वारा, इसकी जानकारी जो है व्यक्तियों को देते हैं। प्रत्येक योजना, उसके उद्देश्य, अपेक्षित लाभ, कार्यप्रणाली आदि के बारे में बेहतर ढंग से ये समझाते हैं। तो सरकारी जो योजनाएं हैं उनके उद्देश्य क्या हैं, उनसे कैसे आप लाभ प्राप्त करेंगे, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी देते हैं। गलत धन प्रवाह को रोकने और भ्रष्टाचार निवारण में सहायक होते हैं, क्योंकि एनजीओ का मुख्य कार्य जो है लाभ न प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं, उसको रोकने का प्रावधान करते हैं और गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए भी व्यक्तियों को रोकते हैं। लोगों का परंपरागत कौशल बढ़ाने तथा उनमें प्रबंधकीय विशेषज्ञता विकसित करने में सहायक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें जो है ट्रेडिशनल स्किल्स है, उसको बढ़ाने का ये काम करते हैं। राजकीय अधिकारी तथा वर्ग के साथ बैठकर अनेक समस्याओं को बातचीत द्वारा सुलझाने में संगठन की कार्यकारी भूमिका होती है। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ ये बैठते हैं और अगर कोई डिस्प्यूट है किसी व्यक्ति से, किसी गरीब आदमी से, तो उसके संदर्भ में ये कार्य करते हैं कि चलिए हम आपका काम करवाते हैं अधिकारी से। यह संगठन स्थानीय वित्तीय संसाधन इकट्ठा करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। तो ये कुछ जो है उसके अर्थ से विशेषताएं थी। अब देखें कि प्रौढ़ शिक्षा में स्वैच्छिक संगठनों की क्या भूमिका रहती है। तो एडल्ट एजुकेशन में जो एनजीओ है वो कैसे कार्य करते हैं, इसको देखें तो विविध कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष क्षेत्र में निरक्षरता की समाप्ति को और साक्षरता कार्यक्रम चलाना। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर साक्षरता न के बराबर है, ऐसी स्थिति में ये एनजीओ वहां जाते हैं और लोगों को शिक्षित करने का काम करते हैं। फिर समाज में सुविधा विहीन पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के विकास हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों में व्यवहारिक साधनों का प्रयोग करना। तो जो सुविधा विहीन व्यक्ति हैं, जो पिछड़े हैं, जो SC STs हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है ये व्यवहारिक साधन उपलब्ध कराते हैं कि आप आइए, पढ़िए और जो भी सुविधाएं, साधन आपको आवश्यकता होगी वो हम आपको प्रदान करेंगे, जिससे आप शिक्षित हो सकें। नव साक्षरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। तो ऐसे व्यक्ति जो नए पढ़ लिख के अभी साक्षर हुए हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके उनको किसी न किसी व्यवसाय में लगाने का भी कार्य करते हैं। ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और अधिगम सामग्री का निर्माण करना। तो प्रौढ़ों की आवश्यकताएं, जरूरतें अलग अलग होती हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम का निर्माण करना, लर्निंग मटेरियल बनाना
इनका मुख्य कार्य होता है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंद्रों की स्थापना करना। तो प्रौढ़ शिक्षा में जो चीजें लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं, व्यक्तियों तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसी स्थिति में ये संसाधन केंद्र रिसोर्स सेंटर बनाते हैं ताकि वहां पर व्यक्ति आके सरकारी योजनाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनका लाभ प्राप्त कर सके। फिर प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में सुधार हेतु नए प्रयोग, अन्वेषण और नवीन प्रणाली का विकास करना। तो नए नए प्रयोग करते हैं ये प्रौढ़ शिक्षा में, रिसर्चेस करते हैं और एक नया सिस्टम डेवलप करते हैं जिससे जो है अधिक से अधिक व्यक्ति साक्षर हो सके। जन संचार के जो माध्यम है, लोक और परंपरागत साधनों की साक्षरता है तो नवीन परिवेश का सृजन करना। तो जो जन संचार के माध्यम है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उनसे, और परंपरागत साधन है जैसे गांव में जो है डिफरेंट टाइप की कल्चरल एक्टिविटी होती हैं, तो उसमें जो है नए नए ये परिवेश और नई नई जो है स्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे व्यक्ति साक्षर हो सके। फिर राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के कार्यक्रमों को लागू करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षण देना। तो भारत सरकार द्वारा जो नेशनल लिटरेसी मिशन या राष्ट्रीय साक्षरता अभियान जो 1988 में प्रारंभ किया गया था, उसके संदर्भ में व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी देने का कार्य करते हैं। फिर महिलाओं को साक्षर करने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ऐसी महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु ये विशेष जोर देते हैं कि महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए जिससे जो साक्षरता दर है वो बढ़ सके। और फिर राष्ट्रीय साक्षरता अभियान हेतु गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला का आयोजन करते हैं। सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब एनजीओ जगह जगह पर और समय समय पर ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। तो जो नेशनल लिटरेसी मिशन है उसको कामयाब बनाने के लिए ये पुस्तकों का प्रकाशन भी करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एनजीओ क्या है और एनजीओ की भूमिका क्या है राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत। अब अगले टर्म पे हम इसकी समस्याओं की बात करेंगे। धन्यवाद।